दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता जो 32,000 साल पहले थी, जिसका अभी तक ज्ञान नहीं है, लोगों को ज्ञात नहीं हो पाया था। मतलब कहानी इस कदर नीचे आ रही थी और मेरे हाथ नहीं चल पा रहे थे, देह शिथिल हो रहा था। मतलब 9-9 घंटे में काम कर रहा था और 60 लाख 50 लाख साल पहले कैसे कैसे हम दो पैरों पर खड़े होने लगे। तो स्त्रियों ने बसाई ये सांस्कृतिक दुनिया, पहला घर बसाया होगा, पहला प्रेम किया होगा, वहां पे सेक्स भी ओपन था, सब कुछ खुला खुला सा था। सनातन का जो मूल सिद्धांत है वो पंच तत्वों की प्रार्थना है। आप जब रामचरितमानस महाभारत सब में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि अग्नि को हवन किया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुपरस्टार लेखक। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं रत्नेश्वर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात प्रकाशन के इस मंच पर। जी धन्यवाद आपका। रत्नेश्वर जी ने एक उपन्यास लिखा, महायुग उपन्यास त्रयी, जिसके 2 भाग 32,000 साल पहले और हिमयुग में प्रेम पहले ही बेस्ट सेलर बन चुके हैं। अभी हाल ही में उसका तीसरा पार्ट पहला सनातन हिंदू रिलीज हुआ। रत्नेश्वर जी, आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रत्नेश्वर जी, महायुग उपन्यास त्रयी 3 किताबों की श्रृंखला, इसका मेन प्लॉट क्या है? दरअसल एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने एक चैनल पर देखा, इंटरनेशनल चैनल पे, जिसमें ये वीडियो में दिखाया जा रहा था कि समुद्र के नीचे गल्फ ऑफ खंबात में कुछ सामान मिले हैं और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो 32,000 साल पुराना है। ये क्लिप जो मुझे दिखा, वहां से मुझे इस पर एक स्टोरी आइडिया समझ में आया और लगा कि अगर 32,000 साल पहले कोई नगर बसा था, जैसा कि उन वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी संभावना है कि उस समय कोई नगर बसा था, तो अगर कोई नगर बसा था तो उसकी अपनी संस्कृति रही होगी, उसकी अपनी सभ्यता रही होगी, तो वो कैसा रहा होगा। तो मूलतः जब ये बातें मैंने अपने रिसर्च में डाला और फिर रिसर्च करना शुरू किया, दुनिया भर के लेखकों को पढ़ना, दुनिया भर के लेखकों का रिसर्च पेपर्स मंगवाना, गल्फ ऑफ खंबात में क्या हुआ, वहां क्या मिला, उन सब पर काम करना। तो उन सब के बाद मेरे पास इतना ज्यादा मटेरियल हो गया, लगभग 10,000 पन्ने आप मानकर चलें लगभग, और उस पर रिसर्च इतना ज्यादा हो गया कि मुझे लगा कि अगर इस पर एक उपन्यास के रूप में अगर लिखना होगा तो वो किताब मोटी होगी। और जो मूल थीम है 3 पार्ट में करना, जो कॉन्सेप्ट बना था मेरा, मटेरियल जुटाते बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा था, तो मुझे लगा कि एक में वो बेहतर नहीं होगा, और इसलिए फिर मैंने उसको त्रयी के रूप में पहले से ही जब उसका स्टोरी लाइन बना रहा था उसी समय डिजाइन कर लिया था कि इसको त्रयी के रूप में लेकर आएंगे। और फिर जैसा कि उन्होंने बताया, बेस्ट सेलर अमेज़न में ये किताब रही और यूथ्स ने, यंगस्टर्स ने इसको बहुत पसंद किया। उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो इसका था। तो यहाँ पे जो इन्होंने पूछा, तो इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता, जो इसका विषय है, दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता जो 32,000 साल पहले थी, जिसका अभी तक ज्ञान नहीं है, लोगों को ज्ञात नहीं हो पाया था। और दूसरा इसका जो थीम है तीनों उपन्यासों का जो अलग अलग, उसमें पहला है उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और दूसरा है प्रेम। जब आप सर्वाइव कर लेते हैं तब आप प्रेम करते हैं, तो प्रेम के बाद क्या होता है, तो ये सर्वाइवल और प्रेम के बाद तीसरा होता है प्रार्थना। तो तीनों उपन्यास, एक उत्तरजीविता पर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, दूसरा है हिमयुग में प्रेम जो प्रेम पर है, और तीसरा है प्रार्थना, पहला सनातन हिंदू। तो ये इनका थीम है और योजना भी इस तरह से बनी इस उपन्यास त्रयी। 3 किताबों की श्रृंखला लिखते समय आपको, जाहिर है इतनी बड़ी किताब लिखते समय आपने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया होगा। उस दौरान आपको क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली और किन किन विषयों का आपने अध्ययन किया? देखिए, अध्ययन तो
आप करते हैं, अनेक विषयों का करते हैं, मैंने भी किया। जब 32,000 साल पुरानी कहानी थी और पुराविद की सामग्री को आधार बनाना था, जैसे कि चर्चा भी है कि ये काम इतिहासकारों का है कि पुराविदों को जो सामान मिलते हैं कहीं, या खुदाई होती है या समुद्र में कुछ मिलता है, तो इतिहासकार उस पर काम करते हैं। लेकिन मैं तो एक लेखक हूं, फिक्शन लेखक हूं, और जब पुराविद का रिसर्च सीधे अपने फिक्शन में लेकर आया, तो ये एक जंप था एक तरह से, कि इतिहासकारों से पहले मैंने वो काम किया पुराविदों का मटेरियल लेकर के। तो वहां पे जब तीनों उपन्यास का रिसर्च हो रहा था, तो रिसर्च में मेरे लिए बहुत ज्यादा चुनौती नहीं थी। रिसर्च तो लगातार मैं करता रहा हूं। पहले भी जो मेरे उपन्यास आए हैं, एक लड़की पानी पानी, रेखना मेरी जान, ये सब जो उपन्यास आए हैं, या लेफ्टिनेंट हडसन जो मेरा कहानी संग्रह प्रभात प्रकाशन से ही है, तो उसमें रिसर्च तो है। लेकिन रिसर्च के बाद उस पूरे वैज्ञानिक क्रम को, उस पूरे सिस्टम को, कि चाहे किताब पढ़ के हो, चाहे आप पुरातत्व का पेपर मंगवा के हो, चाहे गूगल पर जाकर हो, चाहे उस स्थल पर जाकर के हो जहां वो नगर मिला, तो ये सारा रिसर्च तो आप जमा कर लेते हैं। लेकिन उसको जब स्टोरी में कन्वर्ट करना होता है, तब आपके लिए सबसे मुश्किल समय होता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च बेस्ड जब स्टोरी में कन्वर्ट होने लगता है, तो रिसर्च हमेशा हॉबी होने लगता है, क्योंकि वो सब बहुत भारी चीज है। कहानी वहां कमजोर पड़ने लगती है कई बार, और अक्सर ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे साथ भी हुआ, और लगता था जैसे मैं अब लिख ही नहीं पाऊंगा, मतलब रिसर्च इतना ज्यादा था। लेकिन लगा जैसे अब मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो मेरी प्रार्थना, मेरा प्रेयर, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की दोनों हाथ उठाकर, कि अब तुम देखो, तुम जानो, ये मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, और मेरे वश में नहीं है, मेरा इतना सामर्थ्य भी नहीं है, मेरा विवेक और मेरी बुद्धि भी ऐसी नहीं है कि मैं ये लिख पाऊं। तो अब तुम लिखवाना चाहो तो लिखवाओ। तो तब जाकर अपने आप लगा जैसे कि कहानी बनने लग गई, कहानी उतरने लग गई। मेरे हाथ काम करना बंद कर रहे थे जब मैं लैपटॉप पे टाइप कर रहा था स्टोरी, मतलब कहानी इस कदर नीचे आ रही थी, और मेरे हाथ नहीं चल पा रहे थे, देह शिथिल हो रहा था, मतलब 9-9 घंटे में काम कर रहा था, लेखन कर रहा था। तो ये पूरा जब लेखन है, चूंकि मैं योग की मुद्रा में होता हूँ उस समय, और योग कर रहा होता हूँ, तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा ये ईश्वर की कृपा है या दया है, आप उसको जिस रूप में कहें, उनकी वजह से ये किताब उतर आई, और मैं निमित्त बन के बस लिखता चला गया। जी, महायुग उपन्यास त्रयी, जाहिर है इसका जो प्लॉट है वो ऐतिहासिक है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, इस पर तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, पुराविदों ने काम किया है, और लाखों साल का अध्ययन किया है। जो उनको जैसे जैसे डेवलपमेंट के कुछ भी पार्ट्स मिले, जो कण मिला, उसके आधार पर उन्होंने उन कड़ियों को जोड़ा, और 60 लाख 50 लाख साल पहले कैसे कैसे हम 2 पैरों पर खड़े होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे 20 लाख 18 लाख साल पहले जब होमो इरेक्टस था, पहली बार जंगल में आग लगी, फिर वहाँ लोगों ने भुना हुआ पहली बार खाना खाया। उसके बाद आग के बारे में वो सचेत हुए, और जब आग के बारे में सचेत हुए, धीरे धीरे वो चेतनशील होने लगे, तो भुना हुआ खाना ही वो खाने लग गए। कच्चा मांस, पहले तो वो कुछ भी कच्चा ही खाते थे, तो कच्चा मांस छूटा, पकाकर मांस खाने लगे, तो उनकी बौद्धिक क्षमता में 16 गुना की वृद्धि हो गई धीरे धीरे क्रमशः कुछ पीढ़ियों में। और उसके बाद फिर वो और सचेत हुए और चेतनशील हुए। आग से वो अपनी सुरक्षा करने लगे, अपनी रक्षा करने लगे, खाना बनाने लगे। पूरा जब इस स्थिति में वो आए, तब उन्होंने आग की प्रार्थना की होगी, ये एक ऐसा माना जाता है। लेकिन जब 18 लाख साल से लेकर जब हम आइस एज में आते हैं, हिमयुग में आते हैं, जो 72,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल के बीच का जो समय था, तो उस समय में सूर्य की प्रार्थना होने लगी, क्योंकि आइस एज में लोग बर्फ से ढके रहते थे और उनको खाना तक नसीब नहीं होता था। तो ये
जो क्रम था पूरा। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों के बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया वो कुछ इस तरह से था कि 18 लाख साल 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस थे। हालांकि हम जो अभी तक वैज्ञानिक साक्ष्य उसमें हम होमो इरेक्टस के वंशज नहीं है, हमारे हाँ करीबी जरूर हैं वो हमसे, हम और दूसरी प्रजातियों से डेवलप होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये डेवलपमेंट लगातार ब्रह्मांड में होता रहा, प्रकृति में होता रहा, मनुष्य में होता रहा, अन्य जीवों में भी होता रहा। तो हमारे पूर्वज, अभी जो ये मेरा उपन्यास है 32,000 साल पहले, मैंने इसमें ये बताया है कि 32,000 साल पहले कौन लोग वहां रह रहे थे, किस तरह से वो रह रहे थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी सांस्कृतिक चेतना कैसी थी, वो सब उनके सभ्यता का विकास कैसा था, इन सब को लेकर के मैंने ये उपन्यास में पूरा लिखा है, दिया है। इस उपन्यास तरह का दूसरा भाग है हिमयुग में प्रेम। वहाँ पे आप लिखते हैं दुनिया की पहली प्रेम कथा। इसके पीछे क्या तर्क? इसके पीछे तर्क ये है कि जब कोई पहला नगर मिलेगा, अभी तक तो साक्षी नहीं है कुछ और कहीं, तो जब पहला नगर मिलेगा तो निश्चित तौर पे, और नगर है तो वहां एक संस्कृति होगी, वहां परिवार बना होगा, क्योंकि बिना परिवार के नगर तो बन नहीं सकता। तो इसलिए जो सांस्कृतिक चेतना आई और जो सांस्कृतिक तौर पे हम समृद्ध हुए, तो निश्चित तौर पे उसी समय प्रेम भी हुआ होगा। उस आकलन के साथ, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ते हुए उस आकलन के साथ मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि वो पहला प्रेम है दुनिया का, क्योंकि अभी तक दुनिया में कहीं और किसी और ऐसे नगर होने के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। जो संकेत है वो सबसे पुराना अभी तक जो साक्ष्यों के आधार पर अभी तक ये है, जिसके बारे में मैंने लिखा है कि ये पहला है। आपकी पुस्तक में एक प्रसंग आता है जहाँ पे एक स्त्री पात्र और पुरुष पात्र को आज की भाषा में कहे तो प्रपोज करती है। इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल मेरे सभी उपन्यासों में स्त्री पात्र जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। और जब एक आकलन जो वैज्ञानिकों का मुझे मिला, तो सांस्कृतिक जो आज आप ये सांस्कृतिक दुनिया देखते हैं, उस आकलन से ये साफ इंगित होता है, प्रतीत होता है और पक्का है ये कि ये सांस्कृतिक दुनिया स्त्रियों ने बसाई है। तो जब स्त्रियों ने बसाई ये सांस्कृतिक दुनिया, पहला घर बसाया होगा, पहला प्रेम किया होगा, क्योंकि पुरुषों को कोई लेना देना तो रहता नहीं था। वो स्त्रियां चूंकि जब बच्चे को जन्म देती थी तो स्त्रियां ही उसका साथ देती थी, पुरुष भागा रहता था, उसको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि कोई परिवार का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, वहां पे सेक्स भी ओपन था, सब कुछ खुला खुला सा था। तो वहां पे स्त्रियों का घर होता था, स्त्रियों ने अपना घर बनाया, बच्चे स्त्रियों के होते थे, शिक्षा स्त्रियां ही बच्चे को देती थी, उपचार भी स्त्रियां ही करती थी। तो ये पूरी संस्कृति एक तरह से स्त्रियों ने तैयार की, बनाई। तो इसलिए वो प्रसंग जो प्रेम का है, उस समय स्त्रियां ही जो अपना घर बनाती थी, तो वही किसी पुरुष को आमंत्रित करती थी अपने साथ रहने के लिए या अपने साथ समागम के लिए। तो ये जो स्थितियां बनती थी, वहां पे स्त्रियों का जो अपना घर बन गया था, वहां से ये स्थिति शुरू होती। जी। आपने अपनी तीसरी किताब का नाम रखा पहला सनातन हिंदू। इसमें हिंदू से आपका क्या तात्पर्य और सनातन संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सनातन संस्कृति तो वही है जो मैंने कहा कि 18 लाख साल पहले अग्नि के में जले हुए पशुओं को लोगों ने पहली बार खाया, जो होमो इरेक्टस से दूसरी प्रजाति, और भुना हुआ खाना पहली बार खाया। उसके बाद फिर आग को उन्होंने नियंत्रित किया, फिर आग में ही पकाकर खाने लगे, आग से रक्षा करने लगे और आग से भयभीत भी रहने लगे। तो आग की प्रार्थना शुरू हुई। सनातन का जो मूल सिद्धांत है वो पंच तत्वों की प्रार्थना है। आप जब रामचरितमानस महाभारत सब में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि अग्नि को हवन किया जा रहा है, पंच तत्वों की प्रार्थना है। वहां पे मूर्ति प्रार्थना नहीं दिखाई पड़ेगी आपको रामचरितमानस महाभारत वगैरह। तो और जो दिखता है वो अपवाद, उस पर बाद में कभी बात होगी कि वो क्या है, लेकिन सीधे मूर्ति नहीं है। कई लोग रामेश्वरम के बारे में कहने लगते हैं, लेकिन वो मूर्ति नहीं थी, वो तो उसी समय पिंड जैसा बनाया गया था, लिंग। तो ये जो सनातन है उसकी संस्कृति लाखों साल पुरानी, यानी उस समय भी अग्नि की प्रार्थना हुई थी। आइस एज के टाइम में जब सूर्य सिर्फ 3-4 महीने के लिए निकलता था, उस समय सूर्य की प्रार्थना शुरू हुई, क्योंकि उसके निकलने पर ही बर्फ हटती थी। उसके बाद फिर खाना मिलता था लोगों को, मछलियां मारने में मदद मिलती थी, नदियां खुलती थी इस वजह से। तो पूरी स्थिति अग्नि और सूर्य और फिर पानी
तो ये सब चेतनशीलता जो है उनकी विकसित होने लगी और उसकी प्रार्थना होने लग गई, क्योंकि उसी की वजह से उनका जीवन आगे बढ़ता था। तो यहाँ पे पंच तत्वों की प्रार्थना मूल है। हिंदू संस्कृति हो या सनातन संस्कृति जिसको आप कहते हैं या आज हिंदू कहते हैं, वो संस्कृति उस समय से चली आ रही है जब पहली बार अग्नि की प्रार्थना हुई 18 लाख साल पहले, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइस एज में भी, हिमयुग में भी इन्हीं पंचतत्वों की प्रार्थना होती रही। और आज भी सनातन और हिंदू की जो प्रार्थना का बेसिक है, जो आधार है, वो यही पंचतत्व हैं। इन्हीं अग्नि, यही जल, यही वायु, यही पृथ्वी, यही आकाश, इन्हीं की प्रार्थना होती है। तो वो संस्कृति एक दूसरे से जुड़ती है, इसलिए मैंने आज के टर्म में सनातन और हिंदू कहा है, जो पिछले 3-4 हजार वर्षों से शब्द चल रहा है। आज के यंग जनरेशन के लिए आपके जो ये उपन्यास त्रयी है, आप वो क्यों पढ़े? एक सवाल उठता है कि जो यंग जनरेशन है वो आपकी किताब को क्यों पढ़े? यंग जनरेशन ही इसको बहुत पढ़ रहा है, वो खरीद भी रहा है, और सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ही हमारे पाठक हैं, खरीदार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साइंटिफिकली मैंने प्रूव किया है हर चीज को। जैसे 0 पॉइंट फील्ड, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, प्रभात प्रकाशन के ये शायद 2nd फ्लोर है शायद, तो इस जगह पे, इस ऊंचाई पे जो मैं बोल रहा हूँ, ये ध्वनि यहीं पे एक 0 पॉइंट फील्ड क्रिएटेड है। ये हमारी सारी ध्वनियां उसी 0 पॉइंट फील्ड में संग्रहित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है वो जैसे ही बोलता हूं मैं, तो ये ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, मतलब ऊर्जा है ये, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जैसा हम लोगों के इसमें भी कहा गया है कि शब्द जो है वो ब्रह्म होता है, तो ऊर्जा खत्म नहीं होती। इसमें क्रोनोवाइजर एक वैज्ञानिक हुए अमेरिका में, जिन्होंने कहा कि ये जो 0 पॉइंट फील्ड क्रिएटेड है और जहां ये ध्वनियां संग्रहित हैं, इसको हम दोबारा देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इन वैज्ञानिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का सहारा लेकर, साथ लेकर मैंने इस उपन्यास की पूरी कहानी बुनी है कि लोगों को पुख्ता लगे, ये एहसास हो कि ये कहानी वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह तैयार की गई है। तो ये यंगस्टर्स को बहुत रुझाता है, उनको बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि वो कोई भी चीज आंख बंद करके स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो जिरह करते हैं, बहस करते हैं, स्वीकार करने से पहले उस पर तर्क करते हैं, और तब जाकर वो कोई चीज स्वीकार करते हैं। तो मैंने उनके लिए जो तर्क संभव हो सकता है, वो तर्क इसमें उपस्थित किया है साइंस के माध्यम से, और इसलिए यंगस्टर्स को ये उपन्यास बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको हिंदी में एक नई हवा जैसी दिख रही है, एक नया मतलब आवरण दिख रहा है साहित्य का। तो क्योंकि एक परंपरागत साहित्य चला आ रहा था पिछले 50, 60, 70, 80 साल से, प्रेमचंद के बाद फिर और कई लोग हुए जिनकी गणना बड़े कथाकारों, उपन्यासकारों में होती है। लेकिन आज जब हम 10, 20, 25 साल, 30 साल में देखते हैं, तो वहां पे संघर्ष, मतलब जो साहित्य के साथ जो मेहनत करने का, मतलब कि प्रयोग करने का, मैं शब्द उसको इस तरह से कहूं, तो वो थोड़ा कम हुआ है। तो वहां पे ये प्रयोगात्मक उनको लग रहा है, और नई हवा उनको लगती है, नया स्वाद उनको मिल रहा है मेरे उपन्यास से, और इसलिए यंगस्टर्स इसको बहुत पसंद कर रहे हैं ऑलरेडी। क्यों करें, यह अब सवाल ही नहीं रह गया, क्योंकि बेस्ट सेलर जो उपन्यास दोनों बना, इसके पहले वाला जो आया, वो दोनों यंगस्टर्स ने उसको बेस्ट सेलर बनाया। जो पाठकगण हैं हमारे, जिन्होंने ये दोनों किताब पे पढ़ चुके हैं, उनके लिए तीसरी किताब में क्या नया मिलने वाला है? निश्चित तौर पे मैंने शुरू में थोड़ा सा कहा था कि पहला उपन्यास है उत्तर जीविता पर, दूसरा उपन्यास है प्रेम पर, और तीसरा उपन्यास है प्रार्थना पर। तो जीवन, किसी भी मनुष्य के जीवन में ये 3 स्थितियां होती हैं। प्रार्थना जरूरी नहीं कि आप किसी ईश्वर की करते हैं, प्रार्थना पिता से भी होती है, प्रार्थना गुरु से भी होती है, प्रार्थना स्वयं से भी होती है। तो प्रार्थना जो है वो उसके कितने रूप भी हैं। तो पहला जीवन का हिस्सा है उत्तर जीविता, संघर्ष करते हैं वो सबसे पहले सर्वाइवल के लिए। दूसरा होता है जब सर्वाइव कर लेते हैं तो वो प्रेम करते हैं, और तीसरा है जब वो सर्वाइव भी कर लेते हैं और प्रेम भी कर रहे होते हैं, तो उनको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, यानी प्रार्थना की ओर उन्मुख होते हैं। तो ये तीनों उपन्यास अलग अलग है, अलग अलग केंद्र बिंदु पर है, इसलिए तीनों उपन्यास हर एक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर वो अंतिम पढ़ लेगा तो उसको उसकी रुचि रहेगी कि वो दोनों उपन्यास पढ़े। अगर पहला पढ़ा है तो बाद के उपन्यासों में उसकी रुचि बन गई। आपने खुद कहा कि आपके स्त्री पात्र बहुत स्ट्रांग होते हैं और इन उपन्यासों में काफ़ी महत्वता दिखती है। उसके पीछे क्या कोई निजी कारण भी है
या सिर्फ नहीं, निजी कारण नहीं, निजी कारण नहीं, वैज्ञानिक तौर पर जो वैज्ञानिकों ने बताया, ये एक लंबे समय से, जब मैंने कहा ना कि स्त्रियां आग के समय में भी, तो उस समय आपको मैं बता दूं कि जब आग पर काबू पाया गया था तो पहली दफा एक स्त्री और एक पुरुष में, उस समय जितने छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे 8, 10, 12, 15 लोगों के, उस ग्रुप्स में कुछ ग्रुप की लीडर स्त्रियां होती थी और कुछ ग्रुप के लीडर पुरुष होते थे। तो एक बार एक स्त्री ग्रुप जो था, गुट जो था, वो पुरुष वाले गुट पर धावा बोला, और धावा इसलिए बोला कि उसने जलती हुई लकड़ी देखी, छोटी छोटी लकड़ियों में आग जल रही थी, तो उसको लगा कि ये अद्भुत चीज को इसने कैसे कब्जा कर रखा है। तो उससे कहा कि ये मुझे दो, और पूरा उसके सामने भाला और तीर कमान लेकर वो स्त्रियां खड़ी हो गई, और उसका पूरा ग्रुप, उसमें पुरुष भी थे, मिक्स रहता था, लेकिन लीडर स्त्री या पुरुष होते थे। तो पुरुष ने उससे बातचीत की, फिर दोनों में आगे चलकर प्रेम होता है, लेकिन पहले बातचीत हुई और दोनों में दुनिया का पहला व्यापार, ये होमो इरेक्टस की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 18 लाख साल के बाद, थोड़ा सा 17 लाख 18 लाख साल के बीच में पहला व्यापार हुआ कि स्त्री ने अपने जेवरात, जो वो हड्डी और नाखून और इन सब का जो हिंसक जीव का था वो, और एक चमड़े का बैग वो पुरुष को दिया, और पुरुष ने जलती हुई लकड़ी में स्त्री को आग दी थी। यानी मतलब वो बदलेन जिसको कहते हैं, और बाटर भी कह सकते हैं, तो उस तरह का हुआ। तो स्त्रियां शुरू से स्ट्रांग थी, और बाद में स्त्रियों के गले के कोड में, ये 80,000 साल पहले लगभग एक खास तरह का अंतर आ गया था, जिसमें स्त्रियां कम्युनिकेटिव ज्यादा हो गई, और ज्यादा कम्युनिकेशन की वजह से होमोसेपियंस के जो बच्चे थे वो भी ज्यादा कम्युनिकेट करने लग गए थे बेहतर, और यही वजह थी कि वो होमोसेपियंस होमो इरेक्टस को हराने में कामयाब हुए कम्युनिकेशन की वजह से। तो स्त्रियां उस समय भी स्ट्रांग थी, लाखों साल पहले भी स्ट्रांग थी। ये मैंने बनाया है ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी है, वो बहुत स्ट्रांग है, शुरू से पुरुषों के बराबर खड़ी रही है हमेशा। लेकिन पुरुषों से क्यों ज्यादा वो श्रेष्ठ हो जाती है, क्यों हमारी नायिका मजबूत दिखती है, क्योंकि ये सांस्कृतिक दुनिया ही उसने बसाई। तो इसलिए स्त्री पात्र जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है मेरे लिए, इसमें निजी वाली बात कुछ नहीं। आजकल की जो राजनीति है, और खास करके सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि सनातन और हिंदू दोनों को अलग अलग खेमे में करके देखा जाता है। कुछ का ये भी मानना है कि हिंदू शब्द जो है वो बाद में आया, और कुछ ये तर्क देते हैं कि सनातन संस्कृति है जो अजर है, अमर है, जो पहले भी थी, आगे भी रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सोशल मीडिया नहीं है तो राजनीतिक मसला है पूरा का पूरा। सोशल मीडिया का मसला मात्र नहीं है ये, राजनीति करने के लिए लोग अलग अलग मसला उठाते हैं। वैसे सनातन और हिंदू ये दोनों दो शब्द हैं, लेकिन संस्कृति वही है। दरअसल समय के साथ साथ भाषा बदलती रहती है। जैसे जिस खड़ी बोली हिंदी में आज मैं बात कर रहा हूँ या आप सब बात कर रहे हैं, ये मात्र 200 साल पहले की भाषा, ये जो खड़ी बोली वाली हिंदी है। ऐसे हिंदी के बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है। तो अगर हिंदी 1000 साल पुरानी भाषा है तो उसके पहले कोई भाषा रही होगी जी। अगर संस्कृत 3000 साल 4000 साल पुरानी भाषा है तो उसके पहले कोई भाषा रही होगी। तो समय के साथ साथ वो भाषा बदल जाती है, और आज समय के साथ हिंदू प्रचलन में आ गया। फिर वापस हम लोग संस्कृत वाले इसमें चले गए कि जब हम उससे पहले हिंदुओं को किस रूप में पुकारते थे, तो सनातन पुकारते थे, तो उस पर। लेकिन आज आप चाहे जिस नाम पे से भी पुकारे जाएं, दरअसल वो संस्कृति की बात है। सनातन की संस्कृति भी पंचतत्वों की प्रार्थना है, और हिंदू की संस्कृति भी पंचतत्वों की प्रार्थना है। भाषा के साथ आज से अभी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति वाला जो टैबलेट मिला, उसमें जो जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया है, वो जो लिपि है उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका। अब वो कौन सी लिपि है, वो कौन सी भाषा है, ये भी किसी को ज्ञात नहीं। अब उसमें सनातन के बारे में क्या शब्द लिखा हुआ है, ये भी हमको ज्ञात नहीं। राम के समय, चूंकि ये राम के बाद का है हड़प्पा, राम और कृष्ण से पहले आए हैं, तो राम और कृष्ण के समय भी सनातन को सनातन कहा जाता था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भाषा वो थी कि नहीं थी, इसी पर संदेह है। जो टैबलेट मिला है वहीं पे वो भाषा दूसरी दिख रही है, या अगर भाषा वही रही होगी तो उनकी लिपि अलग है।
तो इसका मतलब ये है कि जो संस्कृत की भाषा हमारे पास आई, चाहे वो वाल्मीकि ने लिखा हो चाहे जिसने भी लिखा, वो भाषा हमारे पास बाद में आई, उसके पहले बहुत सारे लोग हो गए। तो ये भाषा किसकी थी? तो ये उस समाज की भाषा थी, उस समय की भाषा थी, उस लेखक की भाषा थी जिसने उसमें लिखा। जैसे रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी में लिखा, वैसे ही तमिल तेलुगु में अलग अलग भाषा में राम लिखा गया है। तमिल वाले कहते हैं कि रामायण पहले उनके यहाँ लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है, तो उनका यह दावा है कि वो भाषा ज्यादा पुरानी है भारत की। तो अब आप इसको कैसे सुलझाएंगे? लेकिन आप जब जाएंगे थोड़ा पहले, 4000 साल पहले, तो आपको भाषा ही कुछ दूसरी दिखाई पड़ेगी। जो टैबलेट्स मिले हैं जिसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, या चीन की जो भाषा थी वो और पहले की भाषा। तो इस तरह से जो भाषा की बात है, ये सब भाषाई खेल है और ये राजनीति है। राजनीति एक अलग मसला है, लेकिन सनातन संस्कृति एक है। पंच तत्वों की प्रार्थना ही सनातन संस्कृति है, जिसको आप आज हिंदू भी बुला सकते हैं या बुलाते हैं। रत्नेश्वर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमसे जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।